रुचि, मुझे कल एक मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली जाना है। चाहो तो तुम भी साथ चलो। वो तुम अपनी सहेली की शादी में नहीं जा पाई थी ना, तो उससे मिलकर बधाई देती आना। अनिमेष का प्रस्ताव सुनकर शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। अपनी सबसे प्यारी सहेली अर्पिता से मिलने की बेचैनी, उसके जीवन साथी के बारे में जानने की उत्कंठा एकाएक अपने चरम पर पहुंच गई। 3 महीने पहले उसकी शादी का निमंत्रण पत्र आया था। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। बार बार नाम पढ़कर और फिर फोन से बात करके दिल को भरोसा दिलाया कि हाँ, अर्पिता ही शादी कर रही है। वो अर्पिता जिसके लिए शादी का दूसरा नाम गुलामी की जंजीर था। एक ऐसा पिंजरा जिसमें फंसी स्त्री किसी निरीह प्राणी की तरह बेबसी और लाचारी का जीवन काटकर अंत में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। अर्पिता को रुचि बचपन से जानती थी। कुछ अलग ही किस्म की लड़की थी वो। मेरठ में उसके घर से सटा हुआ घर था उसका, और उन दोनों में खूब पटती थी। साथ साथ खेलते कूदते, स्कूल जाते, छत पर छिपकर घंटों बतियाते। उसके माता पिता का अलगाव हो चुका था। वो अपने पिता के साथ रहती थी। स्कूल खत्म होने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली हॉस्टल चली गई थी। उसके बाद कभी कभी चिट्ठियों और फोन के जरिए ही सही, मगर उनके दिल के तार जुड़े रहे थे। रुचि का अर्पिता से 3 साल पहले मिलना हुआ था। उन दोनों ने 2-3 दिन साथ गुजारे थे। तब वो उसकी पर्सनालिटी में आए चेंजेस को देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी। अर्पिता अब वो बचपन वाली चुलबुली चहकती गुड़िया नहीं रह गई थी। उसकी जगह एक ऐसी मॉडर्न लड़की ने ले ली थी जिसके लड़कों से तेवर और रंग ढंग थे। स्त्री सुलभ लज्जा कोमलता से कोसों दूर, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का दावा करने वाली, उन्मुक्त, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर। वो खुद को सामान्य लड़कियों की श्रेणी से बहुत दूर समझती थी, और उनकी तरह शादी ब्याह कर घर गृहस्थी देखना उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं था। ना बाबा, मुझसे जीवन भर किसी की गुलामी नहीं की जाएगी। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, और उसमें किसी की भी दखलंदाजी मुझे बर्दाश्त नहीं, उसने रुचि से कहा था। अर्पिता अक्सर कहती थी, हिंदुस्तानी समाज की सबसे बुरी आदत एक दूसरे के जीवन में ताक झांक कर इंटरफेयर करना है। एक बार रुचि के सामने ही उसका मकान मालिक गलती से पूछ बैठा था, बेटी 2-3 दिन से दिखाई नहीं दी, कहीं बाहर गई थी क्या? बस अर्पिता की तो त्योरियां चढ़ गई थीं। देखा ना किस कदर रोक टोक की आदत है इन लोगों की। मैं कहीं भी आऊं जाऊं, जीऊं मरूं, किसी को क्या। इतनी सी बात उसके लिए ऐसी थी मानो कोई उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हो। अर्पिता के ऐसे स्टबर्न नेचर की वजह से रुचि जानने को बेताब थी कि वो शादी के चक्कर में कैसे पड़ गई। वो कौन महानुभाव हैं जिनका इंटरफेयर उसने सदा के लिए स्वीकार लिया? क्या वो भी उसकी तरह घर के कामकाज करती होगी? इसी दिमागी उधेड़बुन में उलझे हुए रुचि को पता ही नहीं चला कि उसने कब पैकिंग कर ली और दिल्ली जाने की तैयारी भी हो गई। रास्ते भर वो अनिमेष को अर्पिता के बारे में बताती रही, और वो सुन सुनकर हैरान होते रहे। आखिरकार वो अर्पिता के घर पहुंच गए। एक बार फिर उसकी बदली हुई पर्सनालिटी ने रुचि को अचंभित कर दिया। पिछली बार तीखे तेवर दिखाने वाली अर्पिता आज किसी आम भारतीय गृहिणी की तरह ही नजर आ रही थी। सलीके से बंधी सूती साड़ी, जूड़े में सवरे बाल, माथे पर कुमकुम, मांग में सिंदूर। वो रुचि से मिलकर बहुत खुश हुई।
अनिमेष चाय की चुस्की लेते हुए बार बार रुचि को कनखियों से घूर रहे थे, जैसे नजरों से कह रहे हों, झूठी कहेंगी, तूने क्या बताया था और ये क्या निकली। रुचि के पास नजरें बचाने के सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं था। अर्पिता के पति 3-4 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। हालांकि अनिमेष के साथ रुचि का गेस्ट हाउस में रुकने का प्रोग्राम था, मगर अर्पिता ने उसको अपने साथ रुकने के लिए राजी कर लिया। थोड़ी देर में अनिमेष ने विदा ली और उनके जाते ही रुचि ने उस पर सवालों की झड़ी लगा दी। ये क्या, कैसे, क्यों? अर्पिता खिलखिला कर हंसने लगी। आज उसकी वही बच्चों जैसी हंसी रुचि के कानों में अमृत घोल गई थी। तू अभी अभी तो आई है, सब जान लेगी क्या? कुछ देर आराम से बैठ, मैं अपने 1-2 काम निपटा लूं, फिर तसल्ली से बातें करेंगे, कहकर अर्पिता रसोई में चली गई। कुछ देर वहीं बैठकर रुचि भी उसके पास पहुंच गई। क्या बना रही हो? भरवा बैगन और कचौड़ी। वाह, क्या बात है, मगर अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अभी तो तुमने पेट भर नाश्ता कराया है। अभी तुझे दे ही कौन रहा है? ये तो मैं अपनी पड़ोसन संध्या के लिए बना रही हूँ। वो प्रेग्नेंट है ना, 3रा महीना चल रहा है। आजकल उसका चटपटा खाने को बड़ा मन करता है, मगर मॉर्निंग सिकनेस की वजह से किचन में जा ही नहीं पाती। कल बातों ही बातों में यूं कह रही थी कि भरवा बैगन और कचौड़ी खाने का मन हो रहा है। सोचा आज उसे सरप्राइज देकर खिला दूं। रुचि को एक और झटका लगा। पड़ोसियों के हालचाल पूछने तक को बुरा समझने वाली लड़की आज अपनी पड़ोसन को सरप्राइज देकर कुछ खिलाना चाहती है। यकीन नहीं हुआ। रुचि ने उसके माथे पर हाथ रखकर तबीयत देखने का नाटक करते हुए कहा, चल हट, अब मैं बदल गई हूं। अर्पिता बोली, नहीं वो तो मैं देख रही हूं, मगर कैसे, ये समझ नहीं आ रहा। रुचि ने फिर अपना सवाल दोहराया। वो सब बाद में बताऊंगी, पहले जरा संध्या को खाना खिला दूं। अर्पिता खाना लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आने पर उसके चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव झलक रहे थे। रुचि बोली, लगता है तेरी पड़ोसन को भरवा बैगन और कचौड़ी पसंद आ गई। अर्पिता ने कहा, हाँ, वो इतनी खुश हुई कि क्या बताऊं। मेरा पेट तो उसका खिला हुआ चेहरा देखकर ही भर गया। दूसरों के लिए कुछ अच्छा करके उन्हें खुशी देकर कितना सुख मिलता है ना। ये मैंने बहुत देर से सीखा। कहते हुए अर्पिता की आंखों में एक अजीब सा सूनापन छा गया। वो शून्य में ताकने लगी, जैसे अतीत की किसी चौखट को छूने चली गई हो। कुछ पल वहीं ठहरकर वापस वर्तमान में आई और बोली, तू कुछ अपनी सुना, घर पर सब कैसे हैं? रुचि बोली, देख, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत ले। अर्पिता ने मुस्कुराकर कहा, मतलब? रुचि बोली, मतलब ये कि मुझे तेरी पर्सनल डायरी का एक एक पन्ना पढ़ना है। जब हम इससे पहले मिले थे तब तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें इतना बदल दिया? अर्पिता बोली, बताती हूँ। पिछले साल की बात है। मैंने अपनी नौकरी बदली थी, इसीलिए फ्लैट भी नए ऑफिस के आसपास ही देख रही थी। बड़ी मुश्किल से एक जगह घर मिला। वहां ज्यादातर सब मिडिल क्लास लोग ही रहते थे। हर एक को एक दूसरे की एक एक बात पता रहती थी। कौन कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, कौन बीमार है। तुम तो जानती हो मुझे इन सब बातों से कितनी चिढ़ थी। इसीलिए मैं शुरू से ही अपने आसपास वालों से कट कर रहा करती थी। मेरे फ्लैट के साथ वाले फ्लैट में एक रिटायर्ड कपल अकेले रहते थे। आंटी अक्सर ऑफिस आते जाते हुए टकरा जाती।
वो मुझसे बात करने की कोशिश करती और मैं उनसे बचने की। एक बार मुझे बहुत तेज बुखार हुआ था। मेरे फ्लैट के बाहर पड़े दूध के पैकेट और अखबारों से शायद उन्हें अंदाजा हो गया कि मेरी तबीयत खराब है और मेरी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि मैं बाहर जाकर दूध ही ले लूं। तब हफ्ते भर तक उन्होंने मेरा एक माँ की तरह ध्यान रखा। मैं ठीक हो गई, फिर भी जब भी उन्हें मौका मिलता तो मेरे लिए कुछ न कुछ बनाकर लाती और पास बैठकर बतियाने लगती। उनके व्यवहार में बहुत अपनापन था। उनका मुझे बेटी कहकर पुकारना मुझे अच्छा भी लगता था, मगर फिर वही नसीहतें, वही काम की बातें। क्या करती हो, कहाँ काम करती हो, घर वाले कहाँ हैं, शादी क्यों नहीं की, लड़कियों को यूं अकेले रहना नहीं चाहिए। बस मुझे उनसे झल्लाहट होने लगी। मैंने उन्हें अनदेखा करना शुरू कर दिया। जब भी वो घर आती तो स्पाई होल से देखकर मैं 3-4 बार में एक बार ही दरवाजा खोलती। एक दिन संडे था। मैं सुबह आराम से बैठी अखबार पढ़ रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं समझ गई आंटी ही होंगी, और सुबह सुबह कौन उनके साथ इतना वक्त बर्बाद करे। सोचकर मैंने दरवाजा ही नहीं खोला। कुछ देर दस्तक देकर वो चली गई और मैं भी इस बात को भूल गई। शाम को मैं कहीं जा रही थी, तभी हमारी बिल्डिंग के वॉचमैन ने मुझे देखकर पूछा, मैडम वो आपके साथ वाले फ्लैट के साहब के क्या हाल है? क्यों, क्या हुआ उन्हें? मैंने घबराकर पूछा था। अरे आपको नहीं पता, सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया था, बड़ी बुरी हालत में हॉस्पिटल गए थे। लग रहा था वापस आएंगे भी या पता नहीं बचे भी या नहीं। मुझे लगा आप तो पड़ोस में रहती हैं, शायद आपको पता होगा। सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ओह, शायद आंटी को उस वक्त मेरी मदद चाहिए थी और मैंने दरवाजा भी नहीं खोला। इधर उधर पूछताछ कर बड़ी मुश्किल से उनके हॉस्पिटल का पता चला। मैं वहां भागी भागी पहुंची तो देखा अंकल अब नहीं थे। आंटी एकदम असहाय सी अंकल के पास बैठी हुई थी। मुझे आंटी ने जिस नजरों से देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकती। आंटी को हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने ही सारा काम निपटाया। उनके कोई बच्चे नहीं थे। किसी नाते रिश्तेदार को बुलाने का उनका मन ही नहीं किया। कहने लगी, जब जीते जी किसी ने नहीं पूछा तो अब उनका क्यों एहसान लूं। अपने दिल पर गुनाह का बोझ लिए मैं हफ्ते भर उनके साथ रही और उनकी देखभाल की। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया, जब तेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था तब दुर्भाग्य से हमारा फोन भी खराब था। मैं भागकर तुम्हारे घर गई थी। सोचा था अगर तुम अपने कार से जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देती या फोन करके एम्बुलेंस ही बुलवा देती, मगर मेरा दुर्भाग्य तुम भी घर पर नहीं थी। बाहर से फोन करने में और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने में कुछ मिनटों की देरी हो गई। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर 10 मिनट पहले भी ले आए होते ना तो वो बच सकते थे। खैर, नियति को कौन टाल सकता है भला। मैं उनसे क्या कहती, कैसे बताती कि उस दर्दनाक घड़ी में मैं घर पर ही थी, मगर अपने एक पल के स्वार्थ में आकर मैंने दरवाजा नहीं खोला। इतना कहकर अर्पिता फूट फूट कर रोने लगी। फिर बोली, क्या बताऊं रुचि, आज तक अपने कंधे पर उस गुनाह का बोझ ढो रही हूं। आंटी जब तक मेरे पड़ोस में रहीं मुझे अपना सबसे बड़ा हितैषी समझती रहीं और मैंने उनका सब कुछ छीन लिया। रुचि ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। ऐसा मत बोलो अर्पिता, तुम्हें क्या पता था कि वो किस मुसीबत में है।
अर्पिता बोली, इसी बात का तो दुख है रुचि। मुसीबत पहले से बताकर तो नहीं आती ना। और जब वो मुझे अपना समझकर सहायता लेने आई थी तो मैंने उन्हें खुद तक पहुंचने का मौका ही नहीं दिया। उस दिन के बाद वो कभी मेरे घर नहीं आई। मेरे दरवाजे पर वो उनकी लास्ट कॉल थी, आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उस दिन के बाद से मेरा जीवन के प्रति नजरिया ही बदल गया। जिन सामाजिक बातों की मैं खिल्ली उड़ाती थी उनका अर्थ मुझे समझ में आ गया। धीरे धीरे मैंने अपने आसपास के लोगों से दोस्ती करना शुरू किया और पाया कि एक दूसरे के सुख दुख को बांटने में, एक दूसरे के काम आने से कितना रस घुल जाता है जीवन में। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात राज से हुई। मेरे ऑफिस में उनकी नई पोस्टिंग थी। वो शक्ल सूरत से, रंग ढंग से साधारण थे, मगर उनके अच्छे विचार और सबको हेल्प करने जैसा गुण मुझे बहुत अच्छा लगा। हम करीब आए और फिर मैंने शादी कर ली। अब मैं अपनी घर गृहस्थी में, अपने समाज में बहुत खुश हूँ। मगर आंटी की उस लास्ट कॉल की फांस दिल में कुछ ऐसी चुभी है कि निकलने का नाम ही नहीं लेती। रुचि ने अर्पिता के हाथों को थाम लिया। वो 3-4 दिन उसके पास रही और वो दिन कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। उन्होंने जी भर के बातें की, मगर अर्पिता के दिल में चुभी वो फांस रुचि भी नहीं निकाल पाई। प्यार के कई रूप होते हैं। अलग अलग रिश्तों के रूप में ये प्यार हमारी जिंदगी के अलग अलग आयाम में पूर्णता का एहसास भर देता है। चाहे वो माता पिता का प्यार हो, भाई बहन का, दोस्तों का या पड़ोसियों का। हर किसी की अपनी कमियां हैं और अपनी क्षमताएं। हम सब मिलकर जिसके पास जो है उसे बांटकर जिंदगी जीने के लिए इस संसार को एक बहुत खूबसूरत जगह बना सकते हैं। जरूरत है तो बस उस प्यार भरी नजर की जो सब में एक अच्छा इंसान देखे, उस सही नजरिए की जो दूसरे की कमियों को नजरअंदाज कर सके। हर समीकरण बराबरी का है। जो दोगे, जितना दोगे, वो उसी रूप में उतना ही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। सही समय पर सही तरह से हर रिश्ते को अपना लो, वरना ये वक्त बहुत तेजी से निकल जाएगा।